आज जिक्र है उस मुल्क का जिसके बानी सिर्फ उस मुल्क के नहीं बल्कि 6 मुमालिक के बानी हैं। वहाँ की हसीनाएं आलमी मुकाबलों में मुतअद्दिद बार जीत चुकी हैं। वेनेजुएला अमेरिका का दुश्मन कैसे बन गया? आज से 30 साल कबल एक अमीर मुल्क तस्वुर किया जाता था। आज वहाँ पर एक आम आदमी माहाना सिर्फ $7 कमाता है। निकोलस मादुरो गिरफ्तार नहीं हुए। कौन सी गुंडागर्दी है? ट्रंप ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, स्टार पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान अबसार अहमद। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जो इस वक्त आलमी खबरों में सरे फहरिस्त है और जिसका तलफ्फुज भी अक्सर लोग वेनेजुएला कहते हैं, जबकि वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला वो मुल्क जिसके बानी साइमन बोलीवर किसी एक मुल्क के बानी नहीं बल्कि 6 मुमालिक के बानी हैं। जी हाँ, 4 जुलाई 1876 को जहां अमेरिका आजाद हुआ, वहां सिर्फ एक दिन बाद 5 जुलाई मगर सन है 1811 वेनेजुएला स्पेन से आजादी हासिल करता है और लातीनी अमेरिका में आजादी की तहरीक उठाने वाला और आजाद होने वाला इब्तदाई मुल्क बन जाता है। उसके साथ ही मुल्क बोलिविया, जिसका नाम भी बोलीवर के नाम पे रखा गया, वो भी आजाद होता है और फिर एक फेडरेशन बनती है जिसमें पेरू भी है, इक्वाडोर भी है और कोलंबिया भी मौजूद है। तो ये ममालिक हैं जिनके बानी साइमन बोलीवर हैं। बहरहाल आजकल खबरों में वेनेजुएला ही वेनेजुएला छाया हुआ है, मगर आपको पता है वेनेजुएला अचानक खबरों में क्यों कर आता है? वरना तो ये एक लातीनी अमेरिका का वो मुल्क है जिस पर कोई तवज्जो देता नहीं था। वेनेजुएला जहाँ का हुस्न हर किसी के लिए कशिश रखता है, यही नहीं बल्कि इसकी हसीनाएं मिस यूनिवर्स से लेकर मिस वर्ल्ड तक मुतअद्दिद मर्तबा मुंतखब हो चुकी हैं। और इसके अलावा वेनेजुएला 1998 तक दुनिया के अमीर कबीर मुमालिक में शुमार होता था और यूरोप से लोग जॉब करने के लिए वेनेजुएला आते थे। मगर आज सूरत हाल वेनेजुएला की ये है कि एक आम आदमी से लेकर आला सरकारी अफसर तक महीने के $7 से $8 कमाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा अफसर है, उसकी आमदनी भी सरकारी एतबार से $22 है और एक अमरीकी डॉलर वेनेजुएला बोलीवर के 8 मिलियन के बराबर है। किस तरह वहाँ पर लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे आ चुके हैं और उसकी वजह आलमी साम्राज्य और आलमी दहशतगर्द की आमद है। जी हाँ, अमरीका जिसके मुताल्लिक अमूमी तौर पर इस्लामी दुनिया में यही कहा जाता रहा है, आलमी दहशतगर्द अमरीका, दहशतगर्द इस्लाम नहीं। जुल्म सितम में इससे ज्यादा और कोई बदनाम नहीं, मगर फिर भी पूरी आलमी दुनिया अमरीका से सरफे नजर करती है। मगर साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अमरीका की इस्लाम दुश्मनी तो सबके सामने आ चुकी, मगर अब साथ साथ अमरीका की तरक्की पजीर ममालिक की दुश्मनी भी सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और उसका ताजा तरीन मजहर 3 जनवरी 2026 को तारीख आलम में रोनुमा होने वाला वो वाकया है जो कि अब कहने को तीसरी आलमी जंग का सबब भी बन सकता है। जी हाँ, तीसरी आलमी जंग। और उससे कबल भी याद रखिएगा कि पहली आलमी जंग का आगाज भी एक यूगोस्लावियन शहजादे के बोस्निया में कत्ल की वजह से हुआ। तो क्या तीसरी आलमी जंग अमेरिका के इस अमल से छिड़ सकती है? ये तो तज्जियाकार बता सकते हैं और सोचने वाले सोच सकते हैं कि दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के किनारे पर खड़ी है, बारूद जमा हो चुका है और सिर्फ माचिस दिखाने की देर है। जनवरी 2026 की शब जब वेनेजुएला के शहरी सुकून की नींद सो रहे थे कि अचानक रात के वक्त धमाकों से फजाएं गूंज उठती हैं। क्योंकि यहाँ पर आलमी साम्राज्य अमेरिका के 150 से जायद जंगी तैयारे वेनेजुएला की फजाओं में कदम रख चुके थे। आसमान धुएं से अट जाता है और सबसे पहले वेनेजुएलियन आर्मी जब मुकाबला करती है तो उसके 40 जवान मारे जाते हैं। इस दौरान उनका डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है।
बहुत सारे लोग और उसमें एक जर्मनी के भारतीय निषाद यूट्यूबर सनसनी फैलाते हुए अपने पास से बताते हैं कि वेनेजुएला की आर्मी को पता ही नहीं था, मगर इसके बरक्स बात यह थी कि आर्मी ने दिफा करने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर जब घर के भेदी लंका ढाने पर तुले हों तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यही वजह है कि वेनेजुएला ने 4 आर्मी ऑफिसर्स को मुख्तसर से अदालत के फैसले के बाद शूट करके हलाक कर दिया। बहरहाल जो भी कुछ हुआ, अमरीकी तैयारे वेनेजुएला की फजाओं में आते हैं और सदर निकोलस मादुरो को इस तरह से गिरफ्तार करते हैं कि वो गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा बन जाता है। सदर मादुरो, जिनके मुताल्लिक ये सुनने में आ रहा है कि वो सो रहे थे और अमरीकी कमांडो अंदर दाखिल होते हैं और उन्हें बेडरूम से अगवा करते हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। मादुरो भरपूर एक्टिव थे। मुमकिन है वो थोड़ी देर इस्तराहत के लिए लेटे हों जब अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया और उसके बाद सदर मादुरो को अगवा किया जाता है। जी हाँ, मैं गिरफ्तार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। गिरफ्तारी उस वक्त होती है जब आपके खिलाफ आलमी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के वारंट हो। आप किसी के घर में घुसकर इस तरह गिरफ्तार आप किसी आम शहरी को नहीं कर सकते, चाहे जाए कि किसी मुल्क का मुंतखब सदर। तो मादुरो को इस तरह अगवा किया जाता है और फिर सुबह जब ये खबर नशर होती है तो अमरीकी साम्राज्य के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए खुशी मनाते हैं कि मैं तो ये वाकया ऐसे देख रहा था जैसे मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. दर हकीकत ये टेलीविजन का कोई सीन नहीं है, बल्कि तीसरी आलमी जंग का वो नक्कारा है जो किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग को छेड़ सकता है। अगले दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ फरमाते हैं वो आपको आगे बताऊंगा, मगर उससे कबल मैं आपको माजी में लिए चलता हूँ। 1922 से कबल दुनिया वेनेजुएला को जानती तक ना थी। लातीनी अमेरिका का एक मुल्क, अब लातीनी अमेरिका क्यों कहते हैं, बरसबील तस्करा मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ। लातीन उन खित्तों को कहा जाता है जो कि रूमी जबान से मुंसलिक हो, जिनमें पुर्तगाली, इटालियन और स्पेनी जबान शामिल है। स्पेन ने साउथ अमेरिका के बहुत सारे ममालिक पे कब्जा किया, इसीलिए वहाँ पर स्पेनिश जबान जो है वो राइज हो गई, इसीलिए ये तमाम ममालिक लातीनी ममालिक कहलाते हैं। लातीनी अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है वेनेजुएला, जहाँ के लोग खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। 1922 में वहाँ पर तेल दरियाफ्त होता है। जैसे ही तेल दरियाफ्त होता है वो वहाँ की आवाम को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। उस वक्त दुनिया तेजी के साथ सनती तरक्की के दौर में दाखिल हो चुकी थी और सनती तरक्की के लिए तेल कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। वेनेजुएला के पास जितने बड़े ज़खायर दिख रहे, उस वक्त वो दुनिया का तेल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका था और पहले नंबर पे था अमेरिका। मगर अमेरिका का तेल लाइट और स्वीट कहलाता है, जबकि वेनेजुएला का तेल हथियार साजी से लेकर सनत के बेशुमार पहलुओं पर काम करता है। इसीलिए वेनेजुएला के तेल की जब मांग बढ़ी और फिर मजीद ज़खायर दरियाफ्त हुए तो तेल के असासे 303 बिलियन बैरल तक पहुंच गए और यूं वेनेजुएला तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा नजर आने लगा। और ये सिलसिला रहा 1958 तक। 1976 में आंद्रे पेरेज ने तेल की सनत को कौमिया लिया और उसके साथ ही जो वेनेजुएला की जो तेल की दौलत थी वो वेनेजुएला पर ही खर्च होने लगी। और फिर देखते ही देखते तेल की कई तिजारती कंपनियों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में अपने दफातर कायम किए, मगर वो तेल कुछ यूं था कि वो दौलत तमाम तर लूट कर बाहर लेकर जा रहे थे। बहरहाल उससे वेनेजुएला को भी फायदा हो रहा था। काराकास का शहर एक जल्द ही एक तरक्की याफ्ता शहर में ढल गया और इसकी सूरत हाल 1998 तक जारी रही, जब ह्यूगो चावेज बरसरे इक़्तिदार आए। ह्यूगो चावेज अमेरिका की चाल को समझते थे, इसीलिए उन्होंने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इस बात का मुशाहिदा किया कि हमारी तमाम तर दौलत पर अमेरिका का कब्जा है, गो के हमें अमेरिका अच्छी रॉयल्टी देता है, मगर इसके बावजूद तेल पर कब्जा बहरहाल उन्हीं का बरकरार है। और उस वक्त अमेरिका साम्राज्यी ज़हनियत के साथ अफगानिस्तान पर पिल पड़ा था और उसका अगला निशाना इराक था। उसी मौके पर ह्यूगो चावेज ने अमेरिका को मुतनब्बे करने के लिए अमेरिका को तेल बरामद करने पर लगा दी पाबंदी। उसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिका की जानिब से आई पाबंदियां, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई और वेनेजुएला
तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ तेजी से गिरने लगा और फिर देखते ही देखते वहां के अवाम जो लग्जरी लाइफ गुजारने के आदी हो चुके थे, खते गुर्बत से भी नीचे आने लगे। और अब सूरत हाल ये है कि काराकास की सड़कों पर बेशुमार चोरी और डकैती के वाकयात आम होते हैं। आप काराकास जाएं और आप 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहां पर हर साल 10,000 से ज्यादा लोग छीना झपटी के केस में मारे जाते हैं और कितने ही ऐसे वाकयात जिसे हम कराची वाले स्ट्रीट क्राइम्स कहते हैं, सबसे ज्यादा काराकास में देखने में आते हैं। ये सब क्यों हुआ? उन सब के पीछे ये मकरू चेहरा अमेरिका का पोशीदा है। फिर क्या हुआ? उसी वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वाज़ेह कर दिया कि हमारा अगला निशाना वेनेजुएला हो सकता है। As a warning signal, the Venezuelan people rejected one-man rule. मगर उस वक्त आलमी ताकतें इस बात पर आमादा नहीं थी, क्योंकि अभी अमेरिका की तवज्जो आलम इस्लाम की जानिब थी। उसने इराक पर भी इसीलिए कब्जा किया कि वहां पर तेल के ज़खायर पे कब्जा कर सके और सद्दाम हुसैन को ये कहा कि ये खतरनाक और मुहलिक हथियार बना रहा है। Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. We can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage with the world's worst weapons. जबकि इराक ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। अमेरिका ने वहां पर कब्जा किया तो उसकी तमाम तर निगाहें इराक के तेल पर थी। इराक के तेल के जखीरों पर कब्जा करने के बाद अमेरिका बहादुर ने यह सोचा कि आलमी मादनियात के तहत हम ही नंबर 1 होंगे, इसीलिए उसका अगला निशाना वेनेजुएला की तरफ था। मगर अभी वक्त था, चूंकि ह्यूगो चावेज की मजबूत हुकूमत थी, अवाम तमाम तर परेशानियों के बावजूद ह्यूगो चावेज के साथ खड़े थे। इस मौके पर अमेरिका ने वहां पर अपना नैरेटिव देने के लिए अपने सिफारत खाने को इस्तेमाल किया और अपने कई प्रोग्राम्स के जरिए वेनेजुएलियन अवाम को अपने ही मुल्क के खिलाफ करने की पॉलिसी इख्तियार करने पर मजबूर किया। मगर इसके बावजूद ह्यूगो चावेज के साथ अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद थी। मगर यहाँ पर एक अहम बात है, वो ये है कि वेनेजुएला अपने तरक्की याफ्ता दौर में मुकम्मल तौर पर दरामदाद पर ही इन्हिसार कर रहा था। यानी इस वक्त आप काराकास जाइए तो पानी की एक बोतल भी, वो भी इंपोर्टेड होती है, यानी अपने मुल्क की कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो अब अवाम करे तो क्या करे? 5 मार्च 2013 को ह्यूगो चावेज इंतकाल कर गए तो 14 अप्रैल 2013 को सदर मादुरो नए सदर बन गए, जिनका इंतखाब भी अंदरूनी तौर पर पार्लियामेंट ने किया, क्योंकि उन्हें ह्यूगो चावेज अपना जानशीन बना चुके थे। इस बात को अमेरिका ने इस तरह लिया कि वेनेजुएला में जमहूरियत नहीं है। बहरहाल जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, बादशाहत हो या कोई भी निज़ाम, ये मामला उस मुल्क का अपना है, ना कि कोई दूसरा मुल्क उसमें मुदाखलत करे। 2019 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को खबरदार किया और कहा कि बहुत जल्द अमेरिका उसके तेल के ज़खायर पर कब्जा कर सकता है। ये सूरत हाल इतनी आसान ना थी, इसके लिए अब कुछ और जाल बुनना था। अमेरिका जो कि ग्लोबल विलेज का चौधरी बन चुका है या बनना चाहता है, वो इस तरह के इल्जामात लगाता है जैसे हमारी सिंध पुलिस, यानी जिसको ऐसे इल्जामात जिसको अकल भी तस्लीम करने से कासिर हो, यानी किसी एक छोटी सी जगह पर बेपनाह असलहे का निकल जाना या फिर बहुत सारी मनशियात का निकल जाना। इसी तरह के इल्जामात उसने सदर मादुरो के खिलाफ लगाए और सदर मादुरो के खिलाफ क्या लगाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स स्मगलिंग। 97% of the drugs coming in by sea, 90%. Each boat kills 25, on average 25,000 people. We not to have 97%, and those drugs mostly come from a place called Venezuela. ट्रंप ने सबसे पहला इल्जाम लगाया कि वेनेजुएला से आने वाली मनशियात अमेरिका में आती है और उसकी वजह से कितने ही अमेरिकी हर साल मौत की घाट उतर जाते हैं। इसीलिए अमेरिका हक बजानिब है अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए कि इस चीज़ को रोके, इसीलिए सदर मादुरो को गिरफ्तार किया गया है। अब इसका जायजा लेते हैं तो पहली बात यह है कि वेनेजुएला से अगर ड्रग्स जाता है तो वो यूरोप जाता है, ना कि अमेरिका। और फिर साथ साथ ड्रग्स की जो एक साम यूरोप जाती है वो नहीं है जो जानलेवा साबित हो। अमेरिका में जो हर साल हलाकतें हो रही हैं वो हलाकतें हैं मैक्सिको से आने वाली ड्रग्स पर,
ना कि वेनेजुएला पर। और अगर यही बात है तो 400 टन स्मगल करने वाले होंडुरास के सरबराह को अमेरिका ने माफ क्यों कर दिया, जबकि उसके मुकाबले पर मादुरो पर इतनी बड़े ड्रग्स की स्मगलिंग का इल्जाम नहीं है। होंडुरास पे कब्जा करता अमेरिका, मगर अमेरिका की निगाहें तो कुछ और हैं, वो हैं तेल के ज़खायर। वरना वेनेजुएला में कोई भी ऐसी चीज नहीं कि उस पर अमेरिका कब्जा जमाए। वेनेजुएला ना तो जौहरी हथियार बनाता है और ना कोई जौहरी प्रोग्राम रखता है। दुनिया के असलहे की दौड़ में भी वेनेजुएला दूर दूर तक मौजूद नहीं है, मगर अमेरिका की निगाहें हैं उसके ज़खायर की तरफ, जिसका एतराफ सदर ट्रंप ने किया, जिसके मुताल्लिक मैंने आपको शुरू में कहा था कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अमरीकी सदर ने क्या कहा। अमरीकी सदर फरमाते हैं कि वेनेजुएला को अब अमरीका चलाएगा। So we are going to run the country. जी हाँ, अमरीका चलाएगा। आप किसी भी मुल्क को किस तरह चला सकते हैं? कहां गई उसकी सिक्योरिटी, कहां गई उसकी सॉवरेंटी? आपने किसी भी मुल्क की सालमियत पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा जो कि बड़े मुमालिक का एक गठजोड़ है ताकि छोटे मुमालिक को पीस सके, ये बात अब आया होती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आर्टिकल नंबर 2 की शिक नंबर 4 के तहत कोई भी मुल्क किसी को भी गुलाम नहीं बना सकता। गुलामी क्या सिर्फ कब्जा करना होता है या उसके वसाइल पर कब्जा करना होता है? वहाँ पर अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत बनाएं और उनकी मादनियात और रिसोर्सेज पर आप कब्जा कर लें, तो ये एक तरीके से उस मुल्क पर कब्जा है। और इस तरह पूरी दुनिया न्यू कॉलोनियलिज्म के दौर में दाखिल हो चुकी है। यूनिपोलर जो कि 1991 से चल रहा था, इस वक्त उसका सरबराह और सरखेल अमरीका वाज़े तौर पर दुनिया के सामने आ चुका है। सदर ट्रंप ये कहते हैं, जी हाँ, सदर ट्रंप ने जब ये कहा कि वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा, क्या आलमी ताकतों ने और आलमी बिरादरी ने उसकी तरफ नहीं देखा? ये एक सवालिया निशान है। और फिर सदर ट्रंप ने अगले दिन एक और बयान दिया जिससे पूरी दुनिया को होशियार हो जाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं किसी भी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानता। There's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and that's law. very good. I don't need international law. जी हाँ, वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया पूरी दुनिया को कि अमेरिका किसी भी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानता। अब अमेरिका ने जब इस बात का ऐलान किया है तो कल चीन ताइवान पे कब्जा कर सकता है। इंडिया के साथ लद्दाख में जो मसला चल रहा है वो ना सिर्फ लद्दाख पे कब्जा करेगा बल्कि आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान में हम जैसे पुरजोश नौजवान मौजूद हैं जिनको दिल्ली, लखनऊ और आगरा में अपने अपने घर याद आते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम दिल्ली के लाल किले पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएं, तो हम क्यों कर वहां ना जाएं? तो चूंकि आप बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानते तो फिर छोटे ममालिक क्यों कर माने? कल रूस यूक्रेन पे कब्जा कर सकता है और यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए उसके पास जवाज मौजूद है। इसी तरह पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो जाएगी। असलहा मौजूद है, बारूद का ढेर लगा है, सिर्फ माचिस दिखाने की जरूरत है। और यही सूरत हाल चली तो आगे जाकर अमेरिका के साथ जो होगा सो होगा, मगर तीसरी आलमी जंग जब छिड़ेगी तो ये रिवायती जंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर एटमी हथियार चलेंगे। और एटमी हथियार जब चलेंगे तो करोड़ों लोगों का जानी नुकसान होगा और दुनिया एक मर्तबा फिर पसमानदा हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये 52 रियासतों पर मुश्तमिल वो देश है जिसे दुनिया नई दुनिया के नाम से, जी हाँ, नई दुनिया के नाम से जानती है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। और आगे क्या होता है इस पर खामोशी ही बेहतर है, मगर आलमी हालात ये बता रहे हैं कि अमरीकी मुदाखलत सबके सामने खुलकर सामने आ चुकी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं और अब सूरत हाल ये है कि हर मुल्क खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। और अगर इनसिक्योर महसूस करेगा तो पूरी दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। मगर इसमें भी फायदा अमेरिका का है,
چونکہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بیچتا ہے۔ جب ممالک انسیکیور ہوں گے تو ان کی نگاہیں اپنے دفاع کے لیے، اپنے دفاعی ساز و سامان کے لیے امریکہ کی طرف جائیں گی، اور امریکہ انہیں بھرپور طریقے سے ہتھیار بیچ کر خود تجوریاں بھرے گا۔ مگر انسانی خون سے اور انسانی خوف سے کمایا گیا یہ پیسہ انسانیت کو کہاں لے کے جائے گا؟ اس کے لیے آپ خود سوچیں۔ جب تک کے لیے اسٹار پوائنٹ سے اپنے میزبان ابصار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔